दोस्तों, अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं, सभी में हमने यूज़ किया है प्रिंटफ स्कैनफ का। लेकिन हम चाहें तो वही ऑपरेशन हम सी आउट सीन से भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब कैसे परफॉर्म करेंगे वो हमें सीखना है। तो मैं एक एग्जाम्पल प्रोग्राम कर रहा हूँ। प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। यूजिंग सी आउट सीन। आपको याद होगा काफ़ी पहले हमने ये प्रोग्राम सीखा था प्रिंटफ स्कैनफ से, लेकिन वही प्रोग्राम अब हम सी आउट सीन की मदद से सीखना चाहेंगे। तो कैसे करेंगे देखें। हमें लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अब यहाँ पे खासियत क्या है, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि हम कोड बॉक्स पे वर्क कर रहे हैं। और हम मान के चल रहे हैं कि हम जीसीसी कंपाइलर का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे डॉट एच लगाने की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ डॉट एच फॉर सी प्लस हेडर फाइल। तो जितनी भी सी प्लस की हेडर फाइल्स हैं उनके लिए डॉट एच लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नॉट रिक्वायर्ड इन टर्बो सी प्लस। अगर आप में से कोई टर्बो सी प्लस में वर्क कर रहा हो तो वहां पे इसकी जरूरत नहीं है। हम आगे चल के समझेंगे कि नेम स्पेस क्या होता है। मेन फंक्शन। अब क्योंकि दो नंबर्स को ऐड करना तो हम यहाँ पे तीन वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, इंटीजर ए बी सी। और हम लिख रहे हैं सी आउट एंटर ए बी। मैं यूजर से कह रहा हूँ कि ए और बी दो नंबर इनपुट कीजिए। अब यही काम पहले हम प्रिंटफ से कैसे करते थे। पहले हम लिखते थे प्रिंटफ एंटर ए बी। अब लिख रहा हूँ सीन ए बी, जबकि पहले हम लिखते थे स्कैन एफ परसेंट डी। अब देखिए आपको यूज समझ में आ गया कि सीन की क्यों हमें जरूरत पड़ी। स्कैनफ के साथ सबसे बड़ी परेशानी कि हमारे यूजर को फॉर्मेट स्पेसिफाई याद होना चाहिए कि अगर इंटीजर वैल्यू है तो परसेंट डी, फ्लोट है तो परसेंट एफ, डबल है तो परसेंट एल एफ। लेकिन सीन की खासियत क्या है, सीन की खासियत आप डेटा टाइप चेंज कर दो तो भी इनपुट का तरीका यही रहेगा, जबकि स्कैनफ में यहाँ पे परसेंट एफ आ जाता। अगर ये कैरेक्टर बना दिया जाए तो भी ये सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमें लिखना पड़ता था परसेंट सी परसेंट सी। तो स्कैनफ के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वी हैव टू मेंशन द फॉर्मेट स्पेसिफायर, बट इन सीन वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई एनी फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो कोई भी डेटा टाइप हो आपको डायरेक्टली इनपुट लेना है। अब हमें दो नंबर्स मिल गए हैं, हमें इनका एडिशन परफॉर्म करना है। तो सी इक्वल टू ए प्लस बी और हमें डिस्प्ले करना है, तो हम लिखेंगे सी आउट सम इक्वल टू और सी के बराबर, जबकि हम इसे लिखते थे प्रिंटफ के फॉर्म में प्रिंट एफ सम इक्वल टू परसेंट डी। तो अगेन यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हुआ, लास्ट में रिटर्न जीरो। तो कंक्लूजन निकला कि जहां जहां प्रिंटफ हम यूज करते थे वहां पे सी आउट आ गया, और जहां जहां हम स्कैनफ यूज करते थे वहां पे सीन। अब यहाँ पे समझ आता है कि सी आउट में ये जो एरो यूजर हैं, इन एरो का मतलब क्या है। तो इसको हम कहते हैं पुट टू और इंसर्शन ऑपरेटर। जबकि हमने ये जो साइन यूज किया इसको हम कहते हैं गेट फ्रॉम और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये सी आउट के साथ यूज होता है, जबकि ये सीन के साथ यूज होता है, क्योंकि सी आउट रिप्रेजेंट करता है मॉनिटर को, जबकि सीन रिप्रेजेंट करता है कीबोर्ड को। तो मॉनिटर पर हम डेटा भेज रहे हैं, जबकि कीबोर्ड से हम डेटा ले रहे हैं। क्योंकि कीबोर्ड से डेटा लिया जा रहा है, इस कारण से इस तरह से डायरेक्शन है। अब कैंपस में क्वेश्चन आता है यूजिंग पुट टू और गेट फ्रॉम मल्टीपल टाइम्स
इज नोन एज, तो उसे कहते हैं दोस्तों कैस्केडिंग। जैसे एग्जाम्पल अब अभी में किया था, हम लिखा था सीन ए और बी। अच्छा ये रॉन्ग है, कभी कभी हमारे स्टूडेंट कुछ ऐसा लिख देते हैं सीन ए कॉमा बी, दिस इज इनकरेक्ट। आपको मल्टीपल इनपुट्स लेने हैं तो मल्टीपल टाइम्स इसे यूज करना होगा। ऐसे सी आउट की बात करें तो सी आउट हमने यूज किया सम इक्वल टू और फिर सम। अब यहाँ पे भी रॉन्ग क्या है, यहाँ पे भी रॉन्ग है कि अगर कोई ऐसा लिख दे सी आउट सम इक्वल टू और फिर कॉमा सम, दिस इज इनकरेक्ट। तो हमेशा यहाँ पे हमें कैस्केडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। What is the need of cout scene when printf scanf already available in C? तो आंसर है to use printf scanf we need to specify data type, format specifier like %d, %c, etc. based on data type. Whereas no need to specify format specifier in cout scene. तो पहला बेनिफिट है कि पहले में फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाना पड़ता था, दूसरा में यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई सी आउट में लगाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड एडवांटेज क्या है, ड्यूरिंग स्कैनफ we have to use ampersand sign. We use ampersand sign to represent memory address of variable which is not required in scene. तो दो एडवांटेज हमें मिले, पहला कि हमें फॉर्मेट स्पेसिफाई आती है लिखना पड़ता, सेकंड हमें इनपुट करते वक्त एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। कैंपस क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज नेम स्पेस in C++? In Java it is known as, तो आंसर है नेम स्पेस is the name collection of set of classes mainly used to avoid naming conflict between classes with same name. In Java it is known as package. तो जो नेम स्पेस का कंसेप्ट आपको C++ में पढ़ा रहा हूँ उसी को जावा में भी हम पढ़ेंगे, जिसे हम जावा में पैकेज कहते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरे पास एक नेम स्पेस है फ्लिपकार्ट और यहाँ पे एक क्लास है कस्टमर। अभी मैं कुछ ऐसे एम्प्टी कोडिंग कर रहा हूँ और मेरे पास एक नेम स्पेस है से अमेज़न और वहां पे भी कस्टमर है मेरे पास। तो देखिए दोनों में क्लासेस का नाम सेम है, सेम क्लास नेम बट डिफरेंट नेम स्पेस। और दोस्तों मैं मेन प्रोग्राम बना रहा हूँ और मेन प्रोग्राम में लिख रहा हूँ यूजिंग नेम स्पेस अमेज़न।
और यहाँ पे मैं कस्टमर बना रहा हूँ, तो अंडरस्टूड कि किसका है, मीन्स इट इज ऑफ नेम स्पेस अमेजॉन, क्योंकि हमने पहले ही स्पेसिफाई किया है कि हम कौन सा नेम स्पेस यूज करना चाहते हैं, हम अमेजॉन का नेम स्पेस यूज करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे फ्लिपकार्ट का कस्टमर बनाना, तो आई विल राइट लाइक दिस फ्लिपकार्ट इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर कस्टमर डी, we have mentioned namespace और इसको हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड कॉलन साइन, तो कॉलन साइन को हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। कारण क्या कि कैंपस में आपसे कहा जाएगा कि हमने यूज किया है नेम स्पेस अमेजॉन को। अगर मैं डायरेक्टली कस्टमर डी लिखता दोस्तों, तो वो फ्लिपकार्ट का कस्टमर नहीं बनता, वो किसका कस्टमर बन जाता है, अमेजॉन का, क्योंकि हमने कौन सा नेम स्पेस यूज किया, अमेजॉन। लेकिन सिस्टम को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि सिस्टम जो मैं अगला कस्टमर चाहता हूँ वो अमेजॉन का नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि किसका हो, फ्लिपकार्ट का। तो नेम स्पेस का एडवांटेज है व्हेन वी हैव क्लासेस द सेम नेम बट इन डिफरेंट नेम स्पेसेस, सो वी हैव टू डिसाइड व्हिच नेम स्पेस टू यूज। और जो ये दो कॉलम हमने यूज किए इनको हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। अब मैंने एडिशन का प्रोग्राम इसलिए कवर किया क्योंकि अगर आपको कोई टीचर एडिशन का प्रोग्राम सिखा दे तो इसके बेसिस पे जितने भी प्रिंटफ और स्कैनफ के प्रोग्राम हमने सीखे हैं सबके सब प्रोग्राम सब कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली प्रिंटफ की जगह सी आउट और स्कैनफ की जगह सी इन, बाकी प्रोग्राम वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ पे डॉट सी पी भी देना कंपल्सरी है क्योंकि सी के फीचर्स नहीं, ये सी प्लस के फीचर्स थे। अगर आप गलती से डॉट सी दे देंगे ये प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। अब इसे कंपाइल कर लेते हैं और इसे रन कर लेते हैं। मुझसे 2 नंबर पूछे जा रहे हैं, तो हमने कहा 6 स्पेस 7, तो सिस्टम कह रहा है कि 6 और 7 का जो सम है वो 13 आता है। अब यही प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए टर्बो सी में रन कर रहा हूँ क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि टर्बो सी में कैसे से चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। हालांकि आप में से शायद कोई भी टर्बो सी यूज़ नहीं करता होगा क्योंकि आउटडेटेड सॉफ्टवेयर वो, लेकिन तो भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि हम टर्बो सी में काम कर रहे हैं यूजिंग टर्बो सी, तो उसके इसमें यहाँ पे iostream.h लगाना पड़ेगा और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी प्रोग्राम वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसको मैं जल्दी से टर्बो सी में सेव करता हूँ और आप लोगों को रन करके दिखा देता हूँ। मेरे सिस्टम में सी ड्राइव में टर्बो सी प्रोसेस है जिसके अंदर एक फोल्डर डिस्क टर्बो सी 3 और बिन, यहाँ पे प्रोग्राम सेव करना पड़ता है। लोकेशन आप देख सकते हैं मैंने लिखा है सी ड्राइव टर्बो सी प्रोसेस डिस्क टर्बो सी 3 बिन और मैं इसका नाम दे रहा हूँ add.cpp। सेव, हालांकि मैं टर्बो सी में डायरेक्टली टाइप कर सकता था लेकिन मैं ऐसे पसंद करता हूँ सेव करना। मैं टर्बो सी ओपन कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे फाइल में के ओपन कर लेंगे और हम फाइल का नाम देंगे add3.cpp। ये फाइल ओपन हो गई। अब इसे रन करते हैं। हमसे कह के 2 नंबर तो 66 77, तो सिस्टम कह रहा है कि जो आउटपुट है वो 143। तो टेक्निकली हमने देखा कि यहाँ पे 2 चेंजेस हुए, एक तो डॉट एच आ गया और दूसरा यूजिंग नेम स्पेस की जरूरत नहीं है क्योंकि नेम स्पेस का कंसेप्ट सी प्रोसेस में बाद में ऐड किया गया।
जबकि टर्बो सीकर आप देखिए दोस्तों तो काफ़ी पुराना सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे अबाउट में आप जाइए, लिखा है कि इसका कॉपीराइटेड 1990 से लेकर 1992, जबकि नेम स्पेस का कंसेप्ट बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिस कारण से यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब इसे मैं बंद कर देता हूँ और वापस हम आ चुके हैं अपने मेन प्रोग्राम में। तो हम डिस्कशन शुरू करना चाहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स के साथ। पहले हम इनकी डेफिनेशन समझेंगे और फिर हम जो है इनको प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की पहली जो प्रॉपर्टी दोस्तों वो है एब्स्ट्रैक्शन। जैसे आप सभी के मोबाइल फ़ोन में कैमरा है और आप अपनी सेल्फीज उसमें से कैप्चर करते हैं, नॉर्मल फोटोज आप लेते हैं, तो सिंपली स्क्रीन पे एक बटन होता है, आप उसे प्रेस करते हैं। सो बाय सिंपली प्रेसिंग अ बटन यू विल कैप्चर द फोटो। लेकिन टेक्निकली कैमरा कैसे वर्क करता है, कैसे फोटो खींचता है, वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। तो यूजिंग द फैसिलिटी विदाउट नोइंग इंटरनल डिटेल्स, या जैसे मार्केट से मैं पिज़्ज़ा लाता हूँ दोस्तों, तो आई डू नॉट नो व्हाट इज द रेसिपी, कैसे वो पिज़्ज़ा बनाया गया। सो फोकसिंग ऑन व्हाट रादर देन हाउ। तो टेक्निकली मतलब हुआ कि प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू अदर्स विदाउट गिविंग देम इंटरनल डिटेल्स। क्योंकि कोई कंपनी अगर हमें सिखा दे कि वो पिज़्ज़ा वो कैसे बनाते हैं, तो वो पिज़्ज़ा हम घर में ही बना लेंगे, तो उनकी रेसिपी आउट हो जाएगी। तो वो चाहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, कि आप उनकी फैसिलिटीज़ का यूज़ करें लेकिन आप उनके इंटरनल डिटेल्स ना जान पाएँ। मेरा एक स्टूडेंट दोस्तों जो इस एग्जाम्पल से सिलेक्ट हुआ, क्योंकि कैंपस में से पूछा गया कि एब्स्ट्रैक्शन का रियल लाइफ एग्जाम्पल दो। तो हम सभी कार या टू व्हीलर ड्राइव करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इंजन कैसे काम करता है। ऐसे ही मैं आप लोगों को एसएमएस सेंड करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि एसएमएस कैसे डिलीवर हुआ। तो फोकसिंग ऑन व्हाट रादर देन हाउ इज एब्स्ट्रैक्शन। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, वो है डेटा हाइडिंग। कभी कभी मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूँ कि प्लीज़ अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर मुझे सेंड करें, और आप लोग मुझे खुशी खुशी नेम, ईमेल एड्रेस सेंड कर देते हैं। लेकिन अगर आपको मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करूँ कि प्लीज़ अपना एटीएम कार्ड नंबर मुझे सेंड करें और उसका पिन नंबर मुझे सेंड करें, तो आप चाह के भी वो इन्फॉर्मेशन मुझे पास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी, आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज हो पाएगा। सी में ऐसा कोई फीचर नहीं था कि हम आपकी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर पाए, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट है प्राइवेट का। जिस चीज़ को हम प्राइवेट स्पेसिफाई कर देंगे वो विद इन द क्लास तो वर्क करेगी, लेकिन आउटसाइड द क्लास वो इन्फॉर्मेशन किसी को भी एक्सेसिबल नहीं होगी। तो एटीएम नंबर, पिन नंबर, पासवर्ड, ये सभी चीज़ें प्राइवेट रखते हैं, जिससे कि हैकर्स चाह के भी आपकी इन्फॉर्मेशन को अनऑथराइज वे में एक्सेस ना कर पाए। जो थर्ड पार्टी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की, वो है एनकैप्सुलेशन। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए पीओपी अप्रोच बनाया था, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो पीओपी में स्ट्रक्चर अलग था, फंक्शंस अलग थे। मैं आपको वो प्रोग्राम दिखाना चाहूंगा। हमने बनाया था स्ट्रक्चर स्टूडेंट, और अलग से हमने दो फंक्शन बनाए थे, रीड और शो। यहाँ पे स्ट्रक्चर एक सेपरेट यूनिट है और फंक्शन सेपरेट यूनिट है। इनके बीच में आपस में कोई टाइट बाइंडिंग नहीं है। लेकिन जब आप लोगों को मैं क्लासेस का कंसेप्ट सिखाऊंगा, तो क्लासेस के कंसेप्ट में स्ट्रक्चर और फंक्शन एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। सो कंबाइनिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस टुगेदर इज नोन एज एनकैप्सुलेशन प्रोसेस, जो कि हम क्लास के थ्रू अचीव करेंगे। तो लिखा हुआ है combining properties and associated operations inside single unit to achieve tight binding। जैसे फॉर एग्जांपल हमें रियल लाइफ एग्जांपल देना होगा इंटरव्यू में, कि जब हम मोबाइल फोन बाय करते हैं, तो मोबाइल फोन में उसके साथ साथ एक्सेसरीज भी मिलती हैं, जैसे केबल, चार्जर, बैटरी, सिम इजेक्शन टूल। कोई भी कंपोनेंट अगर मिसिंग हो, जैसे फॉर एग्जांपल चार्जर मिसिंग है, तो उस केस में हमें फ़ोन यूज़ करना डिफिकल्ट हो जाएगा।
अब आगे चल के मैं आपको अकाउंट क्लास सिखाऊंगा, तो अकाउंट क्लास में एनकैप्सुलेशन में क्या क्या आएंगी, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में आएगा कि हर अकाउंट का अकाउंट नंबर होता है, नेम होता है, बैलेंस होता है, जिसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज और डेटा मेंबर्स। ऐसे बैंकिंग सेक्टर में हम क्या परफॉर्म करते हैं, डिपॉजिट विड्रॉ। तो डिपॉजिट विड्रॉ को हम कहते हैं ऑपरेशंस, मेथड्स या मेंबर फंक्शंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की खासियत है कि हम एग्जिस्टिंग क्लासेस की मदद से कुछ नई क्लासेस बना सकते हैं। हमें वो कोड फिर से नहीं लिखना पड़ेगा जो कोड ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो जितने भी कमर्शियल एप्लीकेशंस हम डिज़ाइन करते हैं वहाँ पे इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि जब भी हमें कोई नया फीचर चाहिए होता है हम फिर से कोडिंग नहीं करते हैं, जो एग्जिस्टिंग कोड है उसी को यूज़ करके हम कुछ नया कंसेप्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सभी इनहेरिट करते हैं फ्रूट को। ऐसे ही लॉयन, टाइगर, हॉर्स, ये सभी इनहेरिट करते हैं एनिमल को। फिफ्थ प्रॉपर्टी पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब एक नाम तो सेम रहेगा लेकिन उनके वर्क या डेफिनेशन डिफरेंट होंगी, डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज करते हैं। जैसे हम बात करें एरिया फंक्शन की, अब एरिया तो सर्कल में भी होता है, एरिया स्फीयर में भी होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो सर्कल में एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब वही एरिया हम पूछेंगे स्फीयर से तो फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों जगहों पे नाम एरिया है लेकिन उनकी डेफिनेशन डिफरेंट है। जो अंतिम सिक्स प्रॉपर्टी वो है आइडेंटिटी। जैसे हमारे घर पे दो एप्पल रखे हुए हैं, दोनों का साइज भी सेम है, कलर भी सेम है, शेप भी सेम है, तो भी मुझसे एक एप्पल नहीं कहेंगे, उन्हें हम टू एप्पल्स कहेंगे। वैसे ही एक बार जब हम क्लास बना दें तो क्लासेस के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या इंस्टेंसेस बन सकते हैं, लेकिन जितने भी ऑब्जेक्ट या इंस्टेंसेस बनेंगे सबका अपना खुद का एग्जिस्टेंस होगा। जैसे हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी की हम बात करें, हो सकता है कि हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में एक ही बुक की बहुत सी कॉपी रखी हुई हो। जैसे मान लीजिए कोई किताब है, लेट अस सी फॉर एग्जांपल, अब कॉलेज में लेट अस सी की बहुत सारी कॉपीज रखी हुई हैं, लेकिन तो भी हम ये नहीं कहेंगे कि एक ही किताब है, हम कहेंगे कि बस 3 किताबें हैं। तो इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। इस कारण से आपने देखा होगा कि कॉलेज वाले इसे नंबरिंग कर देते हैं, जैसे इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1, इसकी नंबरिंग कर देते हैं 2, इसकी नंबरिंग कर देते हैं 3, तो ये इसकी आइडेंटिटी कहलाएगी। अब हो सकता है कि बुक नंबर 1 अजय ने इशू करवा दी हो और बुक नंबर 2 विजय ने इशू करवा ली हो, लेकिन तो भी कॉलेज में कौन सी कॉपी पड़ी हुई है, तो भी कॉलेज में 3rd नंबर कॉपी पड़ी हुई है। अब हो सकता है कि इशू नंबर 1 में कुछ पेजेस किसने डिस्ट्रॉय कर दिए, पेज डिस्ट्रॉयड, तो उस केस में फाइन विजय को नहीं देनी पड़ेगी, उस केस में फाइन देनी पड़ेगी अजय को, क्योंकि है तो दोनों लेटर सी, लेकिन जिस लेटर सी को अफेक्ट किया गया है वो कॉपी जो अजय के पास है। तो कंक्लूजन निकला कि एक बार जब क्लास बन जाए तो उस क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कि दिखने में सेम हो लेकिन तो भी उनका खुद का एग्जिस्टेंस होगा। जैसे मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया था 2 एप्पल्स का, जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती वो भी एग्जांपल समझ जाएगा कि भाई घर में 2 एप्पल है लेकिन तो भी वो एक नहीं, वो 2 कहलाएंगे। तो अब हम सीख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कैसे सोचना चाहिए हमें।
जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों को जब मैं प्रोग्रामिंग सिखाता तो मैं आपको फ्लोचार्ट बनाना सिखाता था, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते तो हम बनाते यूएमएल डायग्राम, जिसे हम कहते हैं यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इसके लिए मार्केट में सॉफ्टवेयर भी आते हैं, तो आप अगर चाहें तो गूगल सर्च करके सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे एक आता है स्टार यूएमएल और एक आता है एर्गो यूएमएल, जिसकी मदद से आप इन डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हम बड़ी कंपनीज में जॉब करेंगे तो हमारे जो टीम लीडर होंगे वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उस डायग्राम के बेसिस पे हमें प्रोग्रामिंग करनी होगी। हो सकता है कि किसी कंपनी में पाइथन यूज होता हो, किसी में जावा यूज होता हो, किसी में सी प्लस यूज होता हो, लेकिन कंसेप्ट जो है हमेशा सेम रहेंगे। तो कंसेप्ट समझाने के लिए डायग्राम बनता है दोस्तों। जैसे घर का नक्शा बनता है, तो जैसे घर का नक्शा हम समझने के लिए बनाते हैं, वैसे ही यूएमएल डायग्राम भी लॉजिक समझने के लिए हेल्पफुल रहता है। यहाँ पे यूजुअली हम 3 ब्लॉक बनाते हैं। यहाँ पे हम रखते हैं डेटा मेंबर्स को। हालांकि डेटा मेंबर्स का मैं देखा था कि और भी बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस से डेटा मेंबर कहते हैं। और यहाँ पे हम बनाते हैं मेंबर फंक्शंस। कुछ दिन पहले स्ट्रक्चर में मैं फील्ड यूज करा था, तो जिसको हम फील्ड कहते हैं उनको हम डेटा मेंबर यहाँ पे कह रहे हैं। और दोनों को आपस में कंबाइन करने को हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। अब हर क्लास का भी एक नाम सोचना होता है, तो क्लास का मैं नाम सोच रहा हूँ सर्कल। ये एब्स्ट्रैक्शन हो गया, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन हम क्लास के थ्रू अचीव करते हैं। यहाँ मैं ताला बना रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये ताले को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी आप ताला देखे तो आप समझेंगे ये प्राइवेट है, जो कि डेटा हाइडिंग प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने एक देखा था डेटा हाइडिंग प्रिंसिपल। हम चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ रखी गई है वो कोई आउटसाइडर एक्सेस ना कर पाए, कोई आउटसाइडर व्यक्ति है, ये आउटसाइडर चाह के भी यहाँ एंट्री नहीं कर पाएगा, ये चाह के भी यहाँ नहीं जा पाएगा। जैसे कोई चाह के भी हमारा पिन नंबर नहीं जान सकता, क्योंकि वो हमारा पिन नंबर है। लेकिन अगर हर सभी चीजें प्राइवेट होंगी तो हम क्लास से बात ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें वाइसली डिसाइड करना पड़ता है कि क्या हम पब्लिक रखें। तो जब भी हम चाबी बनाए तो मीन्स वो पब्लिक है, और जो भी हम बात करेंगे वो चाबी के थ्रू बात करेंगे। तो जिस जिसकी चाबी अवेलेबल होगी वही चीज हम कर पाएंगे। जिसकी चाबी अवेलेबल नहीं है वो ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हर ताला चाबी से खुलेगा दोस्तों। इसको हम कहते हैं पब्लिक। और जो जो चीज हम पब्लिक बनाएंगे वो एक्सेस हो पाएगी। अब डेवलपर को सोचना पड़ता है कि क्या क्या हमें पब्लिक बनाना है। जैसे नेम पब्लिक बना सकते हैं, मोबाइल नंबर पब्लिक बना सकते हैं। जैसे मेरा मोबाइल नंबर पब्लिक है दोस्तों, क्योंकि अगर मेरा मोबाइल नंबर पब्लिक नहीं होगा तो आप चाह के भी मुझसे बात नहीं कर पाओगे। अब हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि सर्कल में एक प्रॉपर्टी होती है रेडियस। हालांकि सेंटर भी होता है, लेकिन सेंटर आज मैं नहीं रखना चाहता, आज मैं केवल रेडियस रखना चाहता हूँ। अब स्ट्रक्चर की खराबी क्या थी कि स्ट्रक्चर में फंक्शन साथ में नहीं आते थे, लेकिन थैंक्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम फंक्शंस भी साथ में रख सकते हैं। तो यहाँ मैं एक इनपुट के लिए फंक्शन बना रहा हूँ रीड। ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है दोस्तों, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो कॉलेज के टीचर्स नाम देते हैं गेट डेटा या गेट रेडियस, आप जो भी नाम देना चाहें। सो दिस इज यूजर डिफाइंड नेम। ऐसे भी चाहता हूँ एक फंक्शन शो, जिससे कि हम रेडियस को शो कर पाए। और हम जानते हैं कि सर्कल का हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया। अब आप लोगों को हमने टास्क दिया रेक्टेंगल का, तो जिस जैसे सर्कल में रेडियस होता है वैसे ही यहाँ पे रेक्टेंगल में आ जाएगा लेंथ ब्रेड्थ, और ट्राइंगल में आ जाएगा एबीसी। एबीसी मीन साइड एबीसी। सर्कल के रीड फंक्शन में मैं केवल रेडियस पूछूंगा, जबकि रेक्टेंगल के रीड फंक्शन में हम लेंथ ब्रेड्थ पूछेंगे। शो फंक्शन में लेंथ ब्रेड्थ शो कर देंगे। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो टेक्निकली अगर मैं आपको सर्कल सिखा दूं
तो इससे सब और भी बहुत सारी क्लासेस डिजाइन कर सकते हैं। अब हम मेन प्रोग्राम की बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोग्राम हमेशा मेन से शुरू होता है, तो यहाँ पे भी एंट्री पॉइंट तो मेन ही रहेगा। तो जैसे से सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन बनाते थे, वैसे हम यहाँ पे मेन प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन मेरे घर में एक अंगूठी है दोस्तों, मेरे घर में एक अंगूठी रखी हुई है, इस अंगूठी को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। अब मेरे घर में एक पहिया भी रखा हुआ है, तो पहिया भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों किस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं? सर्कल क्लास के। तो टेक्निकली हम इनको कहते हैं ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस भी कह सकते हैं। अब सिंपल सी पता है कि दोनों का साइज अलग होगा, दोनों का साइज अलग है तो दोनों का रेडियस भी अलग होगा। हो सकता है कि इसका रेडियस 5 हो सकता है इसका रेडियस 2 हो। अब सवाल आता है कि मुझे एरिया निकालना है मेरे दोस्तों, तो अगर आपको व्हील का एरिया निकालना है तो आप लिखेंगे व्हील डॉट एरिया, और अगर आपको निकालना है रिंग का एरिया तो आप लिखेंगे रिंग डॉट एरिया। कितना आसान है कि हमें फंक्शन एक ही बार बनाना है। व्हील के साथ अप्लाई करेंगे तो व्हील का एरिया आ जाएगा, रिंग के साथ अप्लाई करेंगे तो रिंग का एरिया आ जाएगा। तो हम कवर करते हैं इंप्लीमेंटिंग OOPS concept in C++, डिजाइनिंग सर्कल क्लास। अगर अभी मैं जावा के बैच पे बैठा था दोस्तों, तो फिगर मेरा यही रहता, लेकिन मैं प्रोग्रामिंग जावा में करता। ऐसे अगर मैं पाइथन के बैच पे बैठा होता तो प्रोग्राम हम पाइथन में डिजाइन करते, तो कंसेप्ट वही रहेगा, बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो हाल ही फिलहाल यहाँ पे हम C++ में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हमने सीखा कि सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, तो अब हम प्रिंटफ स्कैनफ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो काम हम प्रिंटफ स्कैनफ से कर सकते हैं उससे वही काम हम बेहतर तरीके से सी आउट सीन से कर सकते हैं। और हम सभी को याद है कि 2 लाइन लिखनी पड़ेंगी, एक तो आईओ स्ट्रीम और एक यूजिंग नेम स्पेस, जैसा कि मैंने आप लोगों को आज के पहले प्रोग्राम में सिखाया। अब जैसे हमने कुछ दिन पहले स्ट्रक्चर बनाया था, वैसे हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे। डिफाइन क्लास, also called ADT, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। हम स्ट्रक्चर को कहते थे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जबकि हम क्लास को कहते हैं ADT। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ADT का एग्जाम्पल दीजिए, तो whenever they say डिजाइन ADT मीन्स डिजाइन क्लास। तो हमारी क्लास का नाम था सर्कल, जैसा कि बॉस ने हमें यूएमएल डायग्राम में समझाया। एज पर यूएमएल डायग्राम हमें यूएमएल डायग्राम के अकॉर्डिंग फॉलो वर्क करना पड़ता है। अब हमारे डायग्राम में कहा कि हमें ताला लगाना है किस पे? रेडियस पे। तो हमने कहा प्राइवेट डबल रेडियस, डबल मीन्स फ्रैक्शनल वैल्यूज भी चलेंगी। डबल कंज्यूम करता है 8 बाइट्स, तो यहाँ पे 8 बाइट कंज्यूम्स होंगी। अच्छा, फिर बॉस ने कहा कि हमें पब्लिक सेक्शन में 3 फंक्शन बनाने हैं, तो पब्लिक सेक्शन में हमें 3 फंक्शन बनाने हैं, एक तो रीड, एक शो और एक एरिया। अब हम रीड के यहाँ कोडिंग कर लेते हैं, जैसे हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। तो हम चाहेंगे कि जैसे कोई रीड फंक्शन कॉल करे तो लिखा जाए इंटर रेडियस, जो कि हम रेडियस में इनपुट करवा लेंगे। ऐसे दोस्तों शो फंक्शन, कोई कहे कि हमें शो करना है, तो हम सिंपली कहेंगे सी आउट, लाइन चेंज के लिए स्लैश एन, रेडियस इक्वल टू जो भी रेडियस की वैल्यू है। अंत में एरिया फंक्शन, तो हम जानते हैं कि एरिया का फॉर्म होता है डबल ए इक्वल टू 3.14 इंटू आर और फिर सी आउट एरिया इक्वल टू जो भी ए की वैल्यू हो। नाउ दिस इज एनकैप्सुलेशन। जब हम स्ट्रक्चर में वर्क करें तो स्ट्रक्चर में केवल फील्ड थी, जबकि क्लास में वेरिएबल्स तो हैं लेकिन साथ साथ फंक्शंस भी हैं। अब मेन प्रोग्राम, अब बॉस ने कहा था कि मेन प्रोग्राम में 2 ऑब्जेक्ट बनने हैं,
एक ऑब्जेक्ट का नाम है व्हील और एक ऑब्जेक्ट का नाम है रिंग। तो यहाँ पे स्टेप 2 आ गई, क्रिएटिंग वन और मोर ऑब्जेक्ट या इंस्टेंसेस ऑफ क्लास। अब जैसे मैंने आपको घर के लिए रेक्टेंगल कहा है, तो आपको घर में सोचना कि रेक्टेंगुलर क्या क्या हो सकता है। तो रेक्टेंगुलर पेज हो सकता है, रेक्टेंगुलर कार्ड हो सकता है, तो वहां पे कार्ड और पेज बन सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर्कल रिंग कॉमा व्हील। अब स्टेप 3, मैसेज पासिंग टू क्लास यूजिंग डॉट, जिसे हम कहते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। जब मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा था तब भी हमने डॉट का यूज किया था ना, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का। अब दोस्तों गलती से कोई लिखे रिंग डॉट रेडियस इक्वल टू 5, इसमें एरर आ जाएगा, सिंस रेडियस कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड क्लास। क्योंकि हमने इसे प्राइवेट बनाया हुआ है। तो जो भी चीज हम प्राइवेट बनाएंगे दोस्तों, वो क्लास के अंदर वर्क करेगी, लेकिन क्लास के बाहर वर्क नहीं करेगी। लेकिन हमने चाबियां बना के रखी हैं, जैसे कि हम फिगर में दिख रहे थे कि कौन कौन सी चाबियां हैं, रीड, शो और एरिया। तो जो भी बात करना है वो इनके थ्रू करना है। तो हम जानते हैं कि रीड का काम क्या, इनपुट लेना। तो हम लिखेंगे सीन रेडियस, सॉरी हम लिखेंगे रिंग डॉट रीड, दिस इज ओके, रीड इज डिफाइंड एज पब्लिक, एक्सेसिबल आउटसाइड क्लास। तो जो भी चीज पब्लिक है वो सब जगहों पे वर्क करेगी। ऐसे में चाहूंगा कि व्हील की डायमेंशन हम इनपुट करें, ऐसे हम चाहेंगे इन्फॉर्मेशन को शो करें, रिंग डॉट शो और व्हील डॉट शो, और अंत में हम जाना चाहेंगे एरिया। तो हम लिखेंगे रिंग डॉट एरिया और लिखेंगे व्हील डॉट एरिया। हम साइज देना चाहते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू, हम लिखेंगे साइज ऑफ, और किसी भी एक ऑब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट की साइज कितनी बाइट्स है। तो कंक्लूजन निकला कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 3 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप में क्लास बनाइए, दूसरी स्टेप में ऑब्जेक्ट्स बनाइए, और तीसरी स्टेप में परफॉर्म कीजिए कि आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कि आपको रीड यूज करना है, कि शो यूज करना है, कि एरिया यूज करना है। हम इस प्रोग्राम को रन करके दिखना चाहेंगे। हमने इसे यहाँ से कॉपी किया और इसे हम कोड बॉक्स में पेस्ट कर देते हैं, न्यू और एम्प्टी फाइल, इसे सेव कर लेते हैं। इसे कंपाइल किया जाए तो एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने एक लाइन को कमेंट नहीं किया है। इस लाइन के कारण प्रॉब्लम आएगी। कंपाइल, देखिए सिस्टम कह रहा है, अच्छा यहाँ पे एक और मिस्टेक एक्चुअली दोस्तों, यहाँ मैंने आ लिख दिया है, क्योंकि हमने वेरिएबल रेडियस डिफाइन किया, तो इट शुड बी रेडियस। तो वी हैव टू मेक करेक्शन हियर कि इट शुड बी रेडियस नॉट आर, क्योंकि जिस नाम का हमने मेंबर डिफाइन किया उसी नाम का मेंबर हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे। तो वेरिएबल रेडियस इज डिफाइंड हियर। फिर से कंपाइल करते हैं। अब देखिए एरर का मैसेज क्या है। एरर कह रहा है कि प्रॉब्लम है लाइन नंबर 15 में, और फिर कह रहा है कि क्यों एरर आया। सिस्टम कह रहा है कि लाइन नंबर 5 में प्राइवेट कर दिया है। अब जो पुअर प्रोग्रामर्स है, जिनको एरर ठीक करना नहीं आता, वो उसे गलती से पब्लिक बना देते हैं। अब ये प्रोग्राम काम कर जाएगा, लेकिन दिस इज अगेंस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्राम तो कंपाइल हो गया लेकिन आपका डेटा ब्रीच हो गया। डेटा ब्रीच होना मीन्स आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन कोई भी एक्सेस कर सकता है। जैसे हो सकता है कि भविष्य में यहाँ पे अकाउंट क्लास होती, और हो सकता है कि आपका ये पिन नंबर होता, तो कोई भी आपका पिन नंबर एक्सेस कर लेता। तो कंक्लूजन निकला कि कभी भी ऐसा नहीं करना है दोस्तों को।
इसको प्राइवेट ही रखना चाहिए था। हमें बस करना क्या था, इस टाइम को डिसेबल करना था और वो फंक्शन यूज करना था जो पब्लिक हो। तो पब्लिकली व्हाट वी कैन यूज टू टेक इनपुट, रीड। तो रीड का काम है इनपुट लेना। हालांकि फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते थे, जबकि डेटा को शो करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। बाकी इसका काम है कैलकुलेशन परफॉर्म करना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें एरिया निकालना है। इसे कंपाइल करते हैं अब क्योंकि लाइन नंबर 15 डिसेबल करते तो एवरीथिंग इज ओके ना, अब इसे रन करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि एंट्री हमेशा कहाँ से शुरू होती है, मेन से। तो पहले दो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, फिर ये रीड फंक्शन इसी ऑर्डर में वर्क करेंगे। तो मेरा फिगर बता रहा है दोस्तों कि रिंग का रेडियस कितना था। फिगर बता रहा है कि रिंग का रेडियस 2 था और व्हील का था 5। तो पहले मैं इनपुट करता हूँ 2, फिर मैं इनपुट करता हूँ 5। तो सिस्टम कह रहा है कि आपका जो पहला ऑब्जेक्ट था उसका रेडियस 2 है, सेकेंड ऑब्जेक्ट का रेडियस 5 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3.14 तो आ गया 12.56। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3.14 तो आ गया 78.56। और हम जानते हैं कि डबल डेटा टाइप 8 बाइट कंज्यूम करता है, इस कारण से ऑब्जेक्ट की साइज में हमें 8 बाइट्स मिल रही है।